अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। सियासत के कई आफाकी उसूलों में से एक उसूल ये भी है कि सियासत में कुछ भी दायमी नहीं होता। पाकिस्तान से ही चंद मिसालों को लीजिए। 90 की दहाई में एक दूसरे को चोर, डाकू और सिक्योरिटी रिस्क तक कहने वाले 2006 में एक दूसरे के साथ मिसाक़े जमहूरियत करने पर मजबूर हो गए। 12 मई 2007 को कराची के सानहे के बाद MQM से कभी बात तक न करने का ऐलान करने वाली मुस्लिम लीग नून ने उसी MQM की हिमायत से हुकूमत बनाई। MQM को दहशतगर्द कहने वाली तहरीक इंसाफ 4 साल तक इसी जमात की सियासी तौर मोहताज रही। पंजाब के सबसे बड़े डाकू के लक़ब को PTI के सदर परवेज इलाही ने भी भुला दिया और चेयरमैन PTI इमरान खान ने भी। ये तो आपसी इख्तलाफात की मिसालें हैं। हमारे यहाँ तो नजरियाती दौर की सियासत में भी इसी आफाकी उसूल की मिसालें देखी जा सकती हैं। अयूब खान के खिलाफ सदारती इंतखाबात में सोशलिस्ट, नेशनलिस्ट, रूस नवाज और मजहबी सियासत करने वाले सब के सब इकट्ठे हो गए। 77 में एक दूसरे के पीछे नमाज तक न पढ़ने के रवादार भी PNA में एक हो गए। अब तो साबिक आर्मी चीफ बाजवा के मना करने के बावजूद एक मौलाना को मौलाना डीजल कहने से बाज ना आने वाले लीडर के 2 पैरोकारों ने उन्हें मौलाना साहिब के साथ नमाज भी अदा करवा दी। जी हाँ, सही समझे आप, हम अली मोहम्मद खान और असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात का ही जिक्र कर रहे हैं। इस हवाले से मुतजाद इत्तलात हैं कि यह मुलाकात चेयरमैन PTI की इजाजत से हुई या नहीं। मगर इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि PTI के रहनुमा क्या आने वाले दिनों में दूसरी बड़ी सियासी जमातों, खास तौर पर मुस्लिम लीग नून से भी मुलाकातें करेंगे? क्या चेयरमैन PTI को जेल की कैद में सियासत के एक और आफाकी उसूल का एहसास हो रहा है कि सियासत में लचक का मुजाहरा ना करने, मुखालिफिन को चोर कहकर किसी भी सूरत बात ना करने से किसी और का नहीं बल्कि उसी सियासतदान का नुकसान होता है जो अपने रवैये में लचक का मुजाहरा ना करे? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, हसन निसार, जैगम खान और शहजाद चौधरी साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, सियासी मुखालिफिन, चोर, डाकू किसी सूरत बात नहीं करूंगा, आज़ाद फिजाओं में चेयरमैन PTI का मौक़िफ़। क्या जेल खिलाड़ी को सियासतदान बना रही है? हसन निसार साहब, क्या चेयरमैन PTI मुश्किल दौर से निकलने के लिए किसी लचक का मुजाहिरा कर रहे हैं या वाकई सियासत का ये उसूल समझ रहे हैं? देखें आशा, ये आपका जो बुनियादी सवाल की बुनियाद ही बहुत कमज़ोर है। ये इमरान का नैरेटिव नहीं है। पहली बात, इमरान ने लोगों के जज्बात को ज़बान दी जब वो लोगों में घुलना मिलना शुरू किया उसने, क्योंकि PTI से बहुत पहले और नून लीग के तो सपोर्टर्स की आज भी यही दलील है, खांदे ने तो लांदे भी नहीं। इसका क्या मतलब है? चोर हैं, डाकू हैं, ये मैंने गढ़ा है, सरे महल मैंने गढ़ा है, एवनफील्ड मैंने गढ़ा है, टीटियाँ मैंने फ्लोट की हैं। आपको खुदा का खौफ करें। उसने ये पॉपुलर इसलिए हुआ कि ये लोगों की ज़बानों पे था, उनके दिलों में था और रियलिटी भी यही थी। मेरे सामने 11 मजमूए मेरे पड़े हैं, 3 मिसिंग हैं। ये 3.5 नशरों की कहानी है। इनमें सिवाय इसके है ही कुछ नहीं, तकरार है, बकवास है, यही कुछ है। अच्छा, सो पाकिस्तान के जैसे जैसे हालात बद से बदतर और बदतर से बदतरीन होते गए, लोगों के सियासी ईमान का ये बात हिस्सा बन गई। वो तो डे वन से कह रहा है, तब तो किसी ने घास ही नहीं डाली, कई साल घास नहीं डाली। अच्छा, मैं तो पहला इनका सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूँ, मैं 1.5 साल बाद छोड़ छाड़ गया था, उसकी रीजंस और हैं। ज़बान ज़द आम हैं, ये रहनुमा नहीं रहज़न हैं, ये चोर, डाकू, ठग, लुटेरे हैं। और ये मैंने किताबें आज नहीं लिखी बीबी, 35 साल में ये 13 मजमूए हैं जिनमें 10 अवेलेबल हैं, 3 मिसिंग हैं। अच्छा, अब जेल इमरान के मौक़िफ़ का क्या करती है मुझे दिलचस्पी ही नहीं, क्योंकि ये उसका मौक़िफ़ है ही नहीं। मेरे सामने जो कुछ मैंने कहा नहीं, ये सारा यही रोना है। बाकी रह गया सियासतदान बनना। तो भाई सियासतदान ये तो अपनी अपनी डेफिनेशन है। हुजूर ये सुन्नत सियासत, वो भी थे। सदियों बाद आके देखो एक बेचारा काला भंगा, वो क्या नाम है उसका, नेल्सन मंडेला, वो भी है। मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, नवाज शरीफ भी है,
मैंने एटम बम बनाया। यार ये क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में दुश्मन कहते थे द ओनली मुस्लिम इन द होल ऑफ सब कॉन्टिनेंट हु इज इनकरप्टेबल एंड अनपरचेजेबल। इनमें से किसी के बारे में यह बात आप कर सकते हो? बताओ। चोर हैं। अब वो क्या करता है मुझे नहीं पता, नैरेटिव उसका है ही नहीं है। किसका नैरेटिव है फिर ये? मेरा है, ये इस मुल्क के आम आदमी का है, ये मेरा है। पहला मजमुआ 30 साल पहले छपा था, मैंने कहा ना 13 हैं, 10 अवेलेबल हैं, 3 मिसिंग हैं। हसन निसार साहब वही चेयरमैन पीटीआई एमक्यूएम को बुरा भला का। एक मिनट जी। ओ भाई छोड़ो, आप बहुत ये पेटी बातें हैं। हजरत अली भी पॉलिटिशियन थे, अमीर मुआविया भी पॉलिटिशियन था, खत्म। ये अपना अपना देखो ना, दुनिया के बड़े खिलाड़ी, कैसिस क्ले से बड़ा है ही कोई नहीं। मुझे स्पोर्ट्स से कोई दिलचस्पी नहीं, जब तक मोहम्मद अली क्ले बॉक्सिंग खेलते रहे मैं देखता रहा, उसके बाद मैं क्रिकेट शेयर में लानत भी नहीं भेजता। तो बड़े लोग होते हैं अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी किस्म के। एडोल्फ हिटलर, मैंने चंद दिन पहले शायद अपने प्रोग्राम में ही आपके प्रोग्राम में कहा था, मेरा तो ही इज वन ऑफ माय हीरोज। आप जो मर्जी कह लो। अच्छा हसन साहब, हमारी सियासत में इतने बड़े लोग नहीं है सर, कतई कलामी की माजरत। हमने चेयरमैन पीटीआई की सर सियासत देखी है। एमक्यूएम को बुरा भला इंतहा तक कहने वाले जरूरत के वक्त हुकूमत में शामिल किया, चौधरी बरादरान को बुरा भला कहने वाले जरूरत के वक्त शामिल किया, फिर पीटीआई का सदर भी बनाया। इस वक्त पीटीआई से आवाजें पीपल्स पार्टी के साथ राब्तों की भी हैं, उनको भी चोर डाकू कहते हैं। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पीटीआई उन जमातों के साथ खड़ी होगी जिनको भरपूर तौर तनकीद का निशाना बनाती रही। तो फिर ये किसका नैरेटिव होगा? आप दुरुस्त कह रहे हैं। पाकिस्तानी सियासतदान के बारे में मेरी तो नपी तुली राय है भाई। 33 साल से लीडिंग कॉलमिस्ट, कॉन्स्टेंटली एक ही बात, लोग बोर नहीं हुए। I was the most expensive columnist in this country. नहीं लोग बोर हुए। क्यों नहीं हुए? तो मैं को लच्छेदार जुबान लिखता हूं, मैं तो स्ट्रेट सीधा सीधा लिखने वाला आदमी हूं। लोगों को पता था ये चोर हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मुल्क बिगड़ा, उनका ईमान पुख्ता होता चला गया, खत्म हुई बात। ये क्या करता है, इमरान क्या करता है, फलाना क्या करता है, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। मोदी भी है, वो नेतन्याहू भी है, नेल्सन मंडेला भी था जिसने आम माफी का ऐलान कर दिया। ये अपने अपने ज़र्फ होते हैं, बैकग्राउंड होता है, डीएनए होता है। हमारे यहाँ किसी आम माफी का ऐलान करने की जरूरत है? भैया आपका कल्चर ही नहीं है, आप वो लोग ही नहीं हो, पता नहीं। कल्चर तो बनाए जाते हैं। ये वो छोड़ो। अच्छा चले छोड़े। अब आप बना लें, आप बना लें, आपसे बनते हैं तो बना लें। जैगम साहब हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं, इनकी मदद से बना लें। इनको ज्यादा मुस्कुराने तक लेके जाते हैं, फिर इनकी तरफ पहुंचूंगी और मुस्कुराएं थोड़ी देर। अफसार साहब, हाँ। चेयरमैन पीटीआई मौजूदा मुश्किल दौर में लचक का मुजाहिरा कर रहे हैं, क्योंकि अली मोहम्मद खान साहब ने तो एक प्रोग्राम में गुफ्तगू में बताया कि ये सियासी कमेटी है, वो इसके रुकन है, असद कैसर सरबराही कर रहे हैं। ये लचक का मुजाहिरा है, ये मुश्किल हालात से बाहर आने का रास्ता है और वो फिर यू टर्न ले लेंगे, क्योंकि ये चेयरमैन पीटीआई की सियासत का एक खास अंदाज रहा है? सबसे पहले तो मैं फ़ख्र का इजहार करना चाहता हूँ इस एजाज़ पे कि मैं पाकिस्तान के सबसे एक्सपेंसिव कॉलमिस्ट के साथ किसी प्रोग्राम में शरीक होता हूँ हफ्ते में 2 दिन। और एक्सपेंसिव गाड़ियाँ, एक्सपेंसिव घड़ियाँ, एक्सपेंसिव, बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया, ऑनर्ड। एक्सपेंसिव गाड़ियाँ, एक्सपेंसिव घड़ियाँ, एक्सपेंसिव एक्टर सुना था, आज कॉलमिस्ट भी एक्सपेंसिव सुन लिया। तो चले जिंदगी की एक और ख्वाहिश पूरी होगी कि खुद तो नहीं पहुंचे, हमारे लायलपुरी बुजुर्ग, सब्जेक्ट क्या है हमारे लायलपुरी बुजुर्ग पहुंच गए वहां पे, बड़ी खुशी की बात है। क्यों? बस ठीक है ना, फिर अपने अपने, मैंने आपको कहा था, मैंने आपको एक जुगत का जवाब देना, वैसे अभी दिया नहीं है वो, लेकिन चले बुजुर्ग तो आप हमारे हैं ना। अच्छा, दूसरी बात देखें, आपने 35 साल तजर्बा भी बताया कॉलम लिखने का, तो बुजुर्ग तो हुए ना आप। अच्छा, उसमें जो आपने सवाल पूछा ना आयशा, ये देखें जी जी कहिए। आपने शुरू में अपने उसमें इंटरव्यू में कहा था कि मुतजाद इतलात हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि ये जब तक इतलात मुतजाद हैं, इस पर कोई भी राय देना काइट फ्लाइंग है कि वो सियासतदान बनेंगे या खिलाड़ी रहेंगे। जो मेरा ज़िंदगी का थोड़ा बहुत तजर्बा है और मैं इतना एक्सपेंसिव भी नहीं हूँ, उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जो 70, 71 या 72 साल जितनी भी उनकी उम्र है, इस उम्र में आदतें नहीं बदलती।
ना इस उम्र में इंसान अपने आप को कोई नई चीज़ सिखा पाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को नई चीज़ सिखा पाएँ। लचक की आपने बात की, लचक तो फास्ट बॉलर में बिल्कुल ही नहीं होती। और इसीलिए दुनिया में आप देखें और दुनिया की तारीख देखें, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, आप उनको सियासत में बहुत रेयर ऐसे ओकेजन हैं, रेयर एग्जांपल्स हैं जहां स्पोर्ट्समैन जो हैं वो सियासत में आए और कामयाब भी हुए। बहुत रेयर एग्जांपल है तारीख पूरी में, क्योंकि सियासत में लचक बहुत ज़रूरी होती है। और वो जो सियासत में आपने शुरू में जिक्र भी किया उसके आफाकी उसूलों में, कि उसमें ज़ाहिर है आपको अपने जो आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है, तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब कोई लचक दिखा पाएंगे या बदल सकेंगे। अगर वो बदले तो ये सरीहन मफाद परस्ती होगी। और वो जो अभी हसन निसार साहब बात कर रहे थे कि उन्होंने तो लोगों के जज्बात को ज़ुबान दी, तो फिर उन लोगों के जज्बात को वो बेच देंगे अपने इक़्तिदार की खातिर। उन्हें चाहिए कि वो जो कुछ पिछले 26 साल में लोगों को तबलीग करते रहे हैं, नाउ इट्स टाइम, जब वो कहते हैं ना वॉक द टॉक, टॉक द वॉक तो करते रहे हैं, वॉक द टॉक नाउ। अब आप खड़े रहें, वो नेल्सन मंडेला बने, वो हज़रत अली के रास्ते पे चलें, जो भी रास्ता उन्होंने इख्तियार किया। अब ये इस वफ्त को उधर भेजना, उस वफ्त को उधर भेजना, चोर डाकों के साथ उनको जेब नहीं देगा। आगे उनकी मर्जी, आगे उनकी मर्जी। ये जेब नहीं देगा या सूट भी नहीं करेगा, या सूट कर सकता है अगर वो रास्ता बनाना चाहे? देखिए, मैं उनके एथिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं, मैं तो उससे बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ। मुझे पता है कि उनकी करप्शन या उनके इर्द गिर्द जो लोगों ने कितनी करप्शन की है, और वो शौकत खानम हॉस्पिटल से लेके उनके सियासत में वज़ीर आज़म बनने तक के शवाहिद मैं खुद अपनी आंखों से भी देख चुका हूँ। जब मैं जियो न्यूज़ का ब्यूरो चीफ था और यहाँ पे मुझे मीटिंग्स में जाना पड़ता था बनी गाला शौकत खानम मेमोरियल की मीटिंग के लिए, तो मैं उनके एथिक्स को जानता हूँ। मुझे पता है वो ये सारा करप्शन का नारा, दूसरों को चोर कहने का नारा एक अवाम को बेवकूफ़ बनाने का बहाना था। मैं कह रहा हूँ अगर बहाना भी बनाया ना, तो इंसान की असूल यही है कि अगर आपने किसी को गुमराह करने के लिए शैतान के रास्ते पे अगर आपने चलना है ना, तो फिर उसी तरह चलें। शैतान भी तो अपने रास्ते पे चला। आज तो शेख रशीद जैसे शख्स ने कह दिया लानती, और उससे पहले वो जो फ़रूख हबीब हैं वो भी कुछ इसी तरह की बात कर गए, और उस्मान डार भी। तो मैं तो इस पर कुछ नहीं कहता, उनके अपने करीबी साथी क्या कह रहे हैं, तो मैं उनसे कोई बहुत आला अखलाकी मयार की तवक्को नहीं रखता। मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि वर्ड्स हैं उनके और रिकॉर्डेड हैं, कैमरे पे हैं रिकॉर्डेड कई सालों से, 26 साल से। उससे फिरेंगे तो कैमरा पकड़े और आप पकड़े, मीडिया की ये अब आजमाइश होगी। ठीक हो गया। अब शहजाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये मैं जिस इंटरव्यू का जिक्र कर रही हूँ, ये अली मोहम्मद खान साहब ने दिया, जिसमें वो कह रहे हैं वो सियासी जमातों से एंगेज कर रहे हैं। ये एक उनकी सियासी कमेटी बनी है साफ इलेक्शन के लिए, और उनको भी एक पोलिटिकल स्पेस इलेक्शन में जाने के लिए मिले। पीटीआई अगर सियासी मुसालिहत का फैसला कर रही है तो दो ही ऑप्शन है कि तमाम सियासी जमातों के साथ वो बातचीत करें, आगे बढ़ें, और दूसरा ऑप्शन ये है एक तरफ नून लीग को माइनस करके तमाम सियासी जमातें और एक नून लीग के साथ है। आपके ख्याल में पीटीआई किस ऑप्शन के साथ जाएगी जो उसको सूट करता है? अच्छा, इसमें मैं आता हूं। पहले एक दो नुक्ते छोटे छोटे। एक तो वो स्पोर्ट्समैन क्यों सियासत में नहीं कामयाब होते, उसकी बुनियादी वजह यह है कि स्पोर्ट्समैन, उस पाए के स्पोर्ट्समैन जो कि दुनिया में जाने जाएं, वो परफेक्शनिस्ट्स होते हैं, और सियासत परफेक्शनिज्म का काम नहीं है। ये मेल जोल का, कॉम्प्रोमाइजेस का काम है सियासत जो होती है। तो इसलिए जो आपको उस पाए के स्पोर्ट्समैन होते हैं वो गालिबन ज़्यादा तादाद में या इतने कामयाब होते नज़र नहीं आते। एक तो ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं ये बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा जो हसन निसार साहब ने कहा, एक उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन या वो जो इजहार जिसका उन्होंने किया, उसको फ्रस्ट्रेशन समझना चाहिए। बदकिस्मती हमारी ये है कि जो निज़ाम हुकूमत है उसके अंदर सियासतदान ही एक रेलिवेंट प्लेयर है, और शायद हम इसको इस तरीके से बेहतर तौर पे कह सकें कि हर कौम को हर वक्त अपने नेल्सन मंडेला की तलाश होती है। हर लीडर नेल्सन मंडेला नहीं होता, लेकिन हर कौम को अपने नेल्सन मंडेला की तलाश ज़रूर हमेशा रहती है। तो इस उम्मीद के नीचे ये सियासत का जो मैदान है ये सजा रहता है और ये सियासत चलती रहती है। उसमें 99.9% इस तरह के गुजर जाते हैं, और फिर कोई एक दाना ऐसा उठता है जिसको मोहम्मद अली जिन्नाह नेल्सन मंडेला के साथ तशबीह दी जा सके। बहरहाल पाकिस्तान उस सफ़र में है जिसका कि ये उम्मीद लगा के बैठे हैं। दूसरी बात,
सियासत तो नाम ही सबक सीखने का है, और जो सबक ना सीखे सियासत के अंदर, इसका मतलब है कि वो नाकाम है, वो सियासतदान है ही नहीं। या दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या आप सियासतदान होंगे या आप नाकाम होंगे। तो सियासत के अंदर सबक सीखना पड़ता है, सीखने पड़ते हैं सबक। और अगर इन तमाम सियासतदानों ने, जिस किस्म के भी हालात आए, अगर सबक नहीं सीखे तो फिर ये सियासतदान नहीं है, मुकम्मल तौर पर नाकाम है। दूसरी बात है, चंद चीजें और हैं। सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट हर शख्स में है, हैवानात में है, इंसानों में है। इसलिए अगर कोई इंस्टिंक्ट ऐसी सामने आ रही है जो सर्वाइवल के लिए है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये इंसानी फितरी तौर पर अल्लाह पाक ने सब इंसानों में, सब लोगों में डाला हुआ है, इन जानवरों में भी डाला हुआ है। दूसरी बात, लिव टू फाइट अनदर डे। आज का दिन बाइड करो, गुजारो, ताकि कल आप जंग के काबिल हो जाओ। ये भी एक असूल ऐसा है जिसको कि सियासत के तौर में, मैदान में खास तौर पर सामने लेके चलना पड़ता है। बहरहाल आपका बुनियादी सवाल देखिए, अगर इमरान खान को या पीटीआई को PMLN एक बहुत जोरदार तरीके से सैले रवां की तरह आती दिखाई देती है, चाहे वो सेंटर में है चाहे पंजाब में है, और बहा के ले जाए सब कुछ, तो फिर उसके पास एक ही चारा है। आप कोशिश तो करते हैं कि मुझे मैक्सिमम मिले, लेकिन जब मैक्सिमम ना मिले तो फिर आप जो मिनिमम होता है कम से कम तर की सही जरूर करते हैं। ये नहीं कहते कि आप मैदान छोड़ के चले जाएं, जितना मिल जाए, जितना उससे फायदा हो सके, और फिर उसको किस तरीके से मैनिपुलेट, लेवरेज करके आप अपनी स्पेस बढ़ा सकते हैं। यही कमाल है सियासत का। 16 सीटें होंगी, 18 सीटें होंगी, लेकिन अगर आप पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएंगे तो सेंटर में आप मसला डाल सकते हैं PMLN के लिए, अगर PMLN आपको फिर भी बहुत बड़ी तादाद में आती नजर आती है। अगर आपको ये नजर आता है कि पंजाब आपकी शायद आपकी जगह ना बन पाए, तो एक और इम्तिहान है, टेस्ट कीजिए। मैं PTI के लिए बात कर रहा हूं। आप वो तमाम चेहरे, वो तमाम नाम जो कि PTI से रिलेटेड थे और जो शायद आज निशाने पे, उनको छोड़ दीजिए। आप ऐसे लोग खड़े कर दीजिए वहां पे सियासत के अंदर जो सिर्फ पर सिर्फ बल्ले का निशान लेके चल रहे हो, और देखिए कि बल्ला ताकत कितनी को रखता है, रख सकता है या नहीं रख सकता। ये भी देखने की चीज है। इसको कहते हैं टेस्टिंग वाटर्स। यू टेस्ट योर वाटर। आज बाइड करें टाइम को, कोई बात नहीं, 20, 25, 40, 50 सीटें आ जाएंगी मैक्सिमम। आप नई हुकूमत बना पाएंगे, लेकिन ये 40, 50 सीटें वो फाउंडेशन होगी जिसके अंदर के अगले 4-5 साल में आपकी सियासत कामयाब हो सकती है। फिर उसके बाद KP में आ जाइए। KP में आपको नजर आता है कि मौलाना फजल रहमान साहब भी कुछ चूं चुना कर रहे हैं थोड़ा बहुत, चाहे वो वक्त के हिसाब से, या ये देखते हुए कि शायद उनकी तरफ फैसिलिटेशन ज्यादा नहीं हो पा रही, शायद परवेज खट्टक को ऊपर लाया जा रहा है। अब अगर उस किस्म की सेंटिमेंट तैयार हो रहा है जिसका PTI को भी नुकसान पहुंच सकता है, और परवेज खट्टक जो है वो डिसिडेंट हैं PTI के, तो फिर उस सूरत में इस किस्म की जो नेगोशिएशन या जो अलायंसेस हैं ये जरूर करने चाहिए, क्योंकि आपको अपनी जगह किसी ना किसी शक्ल में KP में भी कायम रखनी है। सही। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब में उसको डिस्प्लेस करना है, तो आपको अपने खिलाड़ी खिलाने पड़ेंगे, और उसके लिए अगर गुफ्तगू और फाम तफहीम और बातचीत इसको लेके चलना पड़ता है तो चलना चाहिए। एक और चीज फाइनल कह दूं, मेरा अपना ख्याल यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब ये समझें कि आने वाले वक्तों में, यानी साल 2 साल, शायद कुछ जल्दी, शायद देर से, कुछ 2-3 साल के बाद वक्त आएगा कि जब उनको अपनी सियासत को भी क्वेश्चन करना पड़ेगा। जिस किस्म की सियासत की वजह से वो इस वक्त एमिनेंस में है, क्या वो खुद उसके साथ रह सकते हैं? वैलिड पॉइंट। क्या पाकिस्तान में जो सियासत का मैदान है ये इसी तरीके से आता रहेगा जिस तरीके से आ रहा है? कभी कोई हाइब्रिड बोलेगा, कभी क्या बोलेगा। अगर आपने सियासत की जगह बनानी है तो फिर आपको भी आगे आके सियासत की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि आप जो बाकी दायरे हैं उनकी जो इंटरवेंसिव पावर है उसको कम से कम तक कर सके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बड़े अहम 2 सवाल शहजाद साहब ने क्लोज करते हुए उठाए। ज़ैगम साहब आपकी तरफ आऊंगी, आप काफी मुस्कुरा लिए होंगे सबकी गुफ्तगू सुनने के बाद अब तक। सर, एक तो ये जो अभी मुस्लिम लीग नून को लेकर उसकी लचक की बात की गई, सानिया 9 मई एक ऐसा मामला बन गया है जो शायद PTI के रस्ते इतनी आराम से नहीं खोलेगा। एस्टैब्लिशमेंट इतनी आराम से इस बात को, इस वाक्य को और इस पर बहुत गम और गुस्सा पूरे मुल्क में पायता नहीं भूलेगी। नून लीग लचक का मुजाहरा करेगी, आया इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, क्या वाकई ये एक ऑप्शन हो सकता है नून लीग के लिए? इसको कॉमेंट कीजिए। और दूसरा ये कि हमारी सियासत में क्या नए रूल्स ऑफ गेम की जरूरत है, गुंजाइश है, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को इस तरह बढ़ना चाहिए? वो किसी ने कहा है कि कश्फ उतरा शबे अजाब के बाद, मैं खुला खुद पे इज़्तिराब के बाद। वाह। इमरान खान के लिए अभी शबे अजाब की इब्तदा है, अभी शाम अजाब है। अभी सिर्फ 3 माह उन्होंने जेल में गुजारे हैं,
और ये लग रहा है कि कई साल उन्हें जेल में गुजारने होंगे। और सवाल ये है कि क्या उन कई सालों के बाद वो बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। और आप तो ये जानना चाह रही हैं कि वो अभी बदले हैं या नहीं बदले। ये तो बहुत ही हम आगे चले गए। और पाकिस्तान में तो सियासत ही नहीं बदली। कौन सी सियासी जमात है जो बदली है, कौन सा सियासी लीडर है जो बदला है, सिवाय आपस में एक हद तक कंप्रोमाइज़ करने तक। हमें तो पॉलिटिकल इकानमी बदलने की ज़रूरत है। ये जो कैद है, इसमें कोई शक नहीं कि ये इमरान खान के जिस्म पर भी असर डालेगी, ये उनकी नफ्सियात पर भी असर डालेगी। लेकिन कैसे असर डालेगी, कितना असर डालेगी, ये हमें मालूम नहीं है। इस वक्त क्या वो ख़ुद बदलने को तैयार हैं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। एक दो वाक़यात ऐसे हुए हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद वो अपना तर्ज़ सियासत बदलने को तैयार हैं। मेरे ख़्याल में ये इशारे काफ़ी नहीं हैं। और अगर वो इशारे दें भी तो इन इशारों को देखने वाला, सुनने वाला कोई नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज़ हरगिज़ इस वक्त PTI के साथ मुफ़ाहमत को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, वो कह रही है लेकिन नहीं है। और मुस्लिम लीग नवाज़ तो इस वक्त हर सूरत में PTI का रगड़ा लगाना नहीं तो लगवाना ज़रूर चाहती है। वो तालियां ज़रूर बजाएगी जब PTI का रगड़ा लगेगा। उनके अंदर एक इत्तफ़ाक़ राय पैदा हो गया है कि इसका पूरा रगड़ा एक दफ़ा लग जाना चाहिए। और इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त किसी तरह का ऐसा माहौल देने को तैयार नहीं है कि जिसमें चेयरमैन PTI वापस आएँ और सियासत में कोई रोल प्ले करें। उनके सियासी, उनके साथ जो कानूनी मामलात हैं वो भी काफ़ी पेचीदा है। अब जेल से जब वो निकलते हैं, हम दूसरी बात देख लेते हैं तो क्या मुमकिनात है। दो मुमकिनात हो सकते हैं। एक तो ये है कि वो म्याना रवि के साथ वापस आएँ, एक मुख्तलिफ सियासत के साथ वापस आएँ। देखिए, जो इस वक्त भी उनकी सियासत है, मैं समझता हूँ कि ये समझना कि वो कामयाब सियासतदान नहीं है, ठीक नहीं है। वो पाकिस्तान के जिना के बाद 3 कामयाब तरीन सियासतदानों में। सियासत क्या होता है? लीडर होता है और उसके फॉलोअर्स होते हैं। 3 लीडर्स जिन्हें करोड़ों लोगों को अपने पीछे लगाया, मुल्कगीर पार्टियां लगाई, मुल्कगीर इंतखाब जीते। ये एक मौजज़ा है। आप और मैं तो जाके एक यूनियन काउंसिल के मेंबर का इलेक्शन लड़े तो लग पता जाए कि 100-200 लोगों को कैसे पीछे लगाना होता है, कैसे उनके वोट लेने होते हैं। और यहाँ ये 3 लीडर हैं, भुट्टो, नवाज़, इमरान, जिन्होंने करोड़ों लोगों को अपना फॉलोअर बनाया है। इतनी बड़ी पार्टियां बनाई हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो लेकिन जो उनका तर्ज सियासत रहा है वो एक मुख्तलिफ तरह का रहा है जिसमें म्याना रवि नहीं थी। तो क्या उनमें म्याना रवि आएगी? क्या वो ये समझ जाएंगे कि पाकिस्तान के बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जिनसे निमटने के लिए वो कुछ करने की ज़रूरत है, जो शहजाद चौधरी साहब बता रहे थे। पाकिस्तान को ऐसी जमहूरियत की ज़रूरत है जिसमें कंप्रोमाइज़ भी हो, जिसमें इत्तफ़ाक़ राय भी हो, क्योंकि जमहूरियत इसी का नाम है। और क्या उस स्टाइल ऑफ जमहूरियत पे इमरान खान जाने को तैयार होंगे? ये तो पहली ऑप्शन है। मेरे ख्याल में इसका अमकान बहुत कम है। जो दूसरा अमकान है, अगर उनकी शख्सियत को देखें, उनके स्टाइल को देखें, उनमें एक मसाया कम्प्लेक्स है। वो अपने आप को एक मसीहा समझते हैं। वो समझते हैं कि उन्हें ऊपर वाले अंपायर ने भेजा है। नीचे वाले अंपायर ने उनको सेलेक्ट नहीं किया था, बल्कि ऊपर वाले अंपायर की तरफ से सेलेक्टेड है और सिर्फ वही है जो मुल्क को बचा सकते हैं। और जब मसाया कम्प्लेक्स हो तो फिर मजलूमियत भी होती है, और जब मजलूमियत भी हो तो फिर इंतकाम भी होता है। मेरा ख्याल है एक डेमागोग है, वो निकलेंगे तो उनमें ज़्यादा इंतकाम होगा, वो ज़्यादा रेडिकल होंगे, वो ज़्यादा पॉपुलिस्ट होंगे, वो ज़्यादा तकसीम की तरफ जाएंगे। तो तसल्ली रखें, खान नहीं बदलेगा। तसल्ली रखें, खान नहीं बदलेगा। सब कहते हैं निज़ाम हुकूमत में सियासतदान ही रेलेवेंट प्लेयर है, इसीलिए हर कौम को अपने नेल्सन मंडेला की ज़रूरत रहती है। देखना यह है कि हमारी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट आया किसी तौर खुद को मजबूत कर पाती है या नहीं, ये आने वाले दिन बताएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे गजा के मामले पर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कोई मर रहा है, कोई मार रहा है, खुदा गाफिल नहीं, सब देख रहा है। इजराइल फ़लस्तीन जंग को आज 24वां दिन है। इन 24 दिनों में फ़लस्तीन पर ढाई जाने वाली क़यामत दुनिया भर की नज़रों से ओझल नहीं है।
गजा हुकूमत का कहना है कि 7 अक्टूबर से गजा पर जारी इजरायली जारहियत में 47 मसाजिद और 7 चर्च, 203 स्कूल्स और 80 से जायद सरकारी दफातर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इजराइल की जानिब से गजा में वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों के साथ साथ इजरायली दहशतगर्दी से भी अस्पताल महफूज नहीं। अब इजराइल ने गजा का दूसरा बड़ा अल-कुद्स अस्पताल फौरी खाली करने की धमकी दी है। इस अस्पताल में औरतों और बच्चों समेत 1400 से ज्यादा बेघर फलस्तीनी भी पनाह लिए हुए हैं। कई मरीज इंतहाई तशवीशनाक हालत में हैं। बच्चों के लिए काम करने वाली तंजीम सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि गजा में मौत की आगोश में जाने वाले बच्चों की तादाद 4 साल में दुनिया भर के तनाज़ात में मारे गए बच्चों से ज्यादा है। गजा में शहीद बच्चों की तादाद 2019 से अब तक दुनिया भर में तनाज़ात के दौरान हलाक होने वाले बच्चों की तादाद से ज्यादा। इजराइल की जानिब से फलस्तीन में ज़मीनी कार्रवाइयाँ तेज करने की खबरें आ रही हैं। गजा में जारी इजरायली हमलों और मासूम फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ पाकिस्तान, जापान, पोलैंड, बेल्जियम, स्पेन, मराकश, भारत समेत दुनिया भर में शहरी सड़कों पर निकल आए, जिन्होंने इजरायली मजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया। यही नहीं, कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने इजरायली गजा तनाज़ा ख़त्म करने के लिए इंसानियत का वास्ता देते हुए जंगबंदी का मुतालबा किया। उनका कहना था कि जंग हमेशा शिकस्त होती है। इस तमाम तर सूरत हाल में इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद पर सवालिया निशान है, जिसकी जानिब से ताहाल सिर्फ मजम्मत की गई मगर अमली तौर पर कोई इकदाम नहीं लिया जा रहा। जहां दुनिया भर में तमाम लोगों को गजा में जुल्म और बर्बरियत नजर आ रही है, वहीं दूसरी जानिब इजराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी अमेरिका इस तमाम सूरत हाल में इजराइल को मजलूम तस्वुर करते हुए उसके मजालिम की ना सिर्फ जस्टिफाई कर रहा है, बल्कि अमरीकी नायब सदर कमीला हैरिस के मुताबिक इजराइलियों को अपने दिफा का हक हासिल है। ये अमरीकी शह है जिसके बायस इजराइल शाम और लेबनान की सरहद पर भी बमबारी कर रहा है। इराक ने इजराइल को फौरी जंग बंद ना करने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी दी है। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक अगर गजा पर बमबारी में आम शहरियों की शहादतें होती रहीं तो ऐसे में खित्ते में भौचाल आ सकता है। ये सूरत हाल और मामलात आखिर दुनिया के कंट्रोल में क्यों नहीं, हालात किस रुख पर बढ़ सकते हैं, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। आपके लिए सवाल, फलस्तीन में जंग, इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के किरदार पर सवालिया निशान। अगर मुस्लिम दुनिया के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना तो ये तंजीम क्या करती है? शहजाद साहब, ये सूरत हाल कहाँ जाएगी? OIC का किरदार है नहीं, हमेशा सवालिया निशान क्यों रहता है? जी आयशा, थैंक यू। OIC से हट के ज़रा दो बड़ी बुनियादी किस्म की नैरेटिव्स या बयानियाँ जो क्रिएट किया गया उसका कमाल देखिए। इस जंग को आलमी सतह पे ग्लोबल लेवल के ऊपर वॉर इन द मिडल ईस्ट कहा जा रहा है, यानी वॉर इन द मिडल ईस्ट। कई एक ऐसी जगह है जहां जंग हो रही है, एक तो ये है, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि ये जंग इसराइल और हमास के बीच में है। फलस्तीन का नाम नहीं वो लेते जब लिखते हैं, बोलते हैं, ये दो चीज़ें। और इसके अंदर पूरे का पूरी दुनिया और इस्लामी ममालिक जो हैं वो गुंदे जा रहे हैं कि हाँ, ये वॉर इन द मिडल ईस्ट, यानी मिडल ईस्ट की बड़ी जंग नहीं है, और इसका मतलब यह है कि यह हमास के खिलाफ है, इसलिए शायद हमास को बहुत ज़्यादा लोग पसंद ना करते हैं और ईरान को मिला देते हैं साथ। लेकिन OIC को छोड़ के 57 मुसलमान मुल्क हैं। इससे पहले इन मुसलमान मुल्कों ने क्या किया है? हमें बैक हिस्ट्री में जाके 1973 में ऑयल को फर्स्ट टाइम एज अ वेपन इस्तेमाल किया 1973 के अंदर, और उस वक्त भी ये इसराइल और फलस्तीन की वजह से ये मामला हुआ, और उसके बाद फिर ये मामलात और मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ जिसने कि बहुत सारे अकॉर्ड्स क्रिएट किए। तो इसलिए ये नहीं है कि ये मुस्लिम ममालिक कुछ कर नहीं सकते। ये दूसरी बात है कि आज जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा की वजह से उनकी ये हालत है जो कि आपको नजर आ रही है, लेकिन ये भी नहीं है। असल में 3-4 चीज़ें ये कर सकते हैं। पहली बात तो ये डिप्लोमेटिक प्रेशर जिस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है OIC को करना चाहिए, वफूद बनाने चाहिए, और उन मुल्कों में जहाँ पर यूरोप और अमेरिका जहाँ पर जाके अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं करना चाहिए। सऊदी अरब खामोश है, नहीं बोल रहा। ईरान आवाज़ें निकालता है, कुछ कर नहीं रहा। ये दो बड़े मुल्क हैं जिनका कि तुर्की है, आवाज़ भी निकालता है लेकिन अकेला है। अच्छा, दूसरी बात, ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ये है कि जंग कर लें, यानी 3-4 मुल्क मिलके, पहले भी होती रही हैं जंगें, डिक्लेयर कर दें वॉर। आई थिंक दैट विल बी डिस्ट्रक्शन एट अ वेरी लार्ज स्केल। कोई लेवरेज है ऑयल एंड गैस का, सर्दियां आ रही हैं, रूस तो नहीं कर सका, लेकिन आप ऑयल एंड गैस अगले 2 माह के लिए बंद कर दें यूरोप को, तरसील उसकी, और देखेंगे किस तरीके से मार्केट और ये बाकी जो दुनिया है किस तरीके से चीखती हुई निकलती है, खासतौर पे जब अमेरिका को अपने रिजर्व्स को रिलीज करना पड़ेगा ऑयल के। और देखिए कि किस तरीके से आपसे गुफ्तगू और बात नहीं करते, लेकिन सिर्फ ये वो ममालिक हैं जिनके पास तेल और ऑयल की
जो ये कुव्वत है ये मौजूद है, उनके पास ये रिसोर्सेस हैं, क्या वो करने को तैयार हैं? वो अपने मामला बाकी मुल्कों के साथ खराब करने को तैयार हैं? फिर तीसरी बात, एक सोल्यूशन पॉसिबल है जिसको कि वीक पोजीशन से हो रहा है। देखिए, हम पहले जब ये मामला शुरू हुआ था हम कहते थे कि जिसने काम किया बहुत गलत किया, इसका जो आएगा रिएक्शन आएगा वो बहुत तबाहकुन होगा, और वही हो रहा है हमारे सामने। ये जब पहले दिन हमने डिस्कस किया था उसके बाद ये बात हुई थी। तरीका क्या? अब वीक पोजीशन से नेगोशिएट के लिए तैयार हो जाए। उसकी एक तरीका ये है कि आप बोलें कि वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन स्टेट क्रिएट कर लें, 2 स्टेट मान लें, इसराइल की हैसियत मान लें, सऊदी अरब के साथ तल्लुकात ठीक कर लें, गाजा को यूएन प्रोटेक्टोरेट के तौर पे मान लें फॉर द मोमेंट। अल्टीमेटली गाजा ने एसिमिलेट हो जाना है इसराइल के अंदर, ये मैं आपको बता रहा हूं, अभी ना हो 25 साल बाद हो जाए। लेकिन फिलहाल जो अगला ओनली पॉसिबिलिटीज के जंग बंद करके और उसको यूएन की प्रोटेक्शन में दे दिया जाए, और वेस्ट बैंक में हम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ एक वहां पे पैलेस्टीनियन स्टेट की कोशिश है। ये 3 4 5 चीजें हैं जिसके ऊपर काम किया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि यकसुई नहीं है और मिल के काम नहीं करते और शायद इस तरफ ध्यान भी नहीं जाता, मुझे इस वजह से नजर आता है कि बदकिस्मती से मुसलमान मुल्क और खासतौर पर गजा के जो मुसलमान है और फलस्तीनी हैं वो बिल्कुल बेचारे शहीद होते जा रहे हैं। अल्लाह रहम करे। हसन निसार साहब, यहाँ पर जो अभी शहजाद से एक डिप्लोमेटिक प्रेशर की बात की है, ये डिप्लोमेटिक प्रेशर क्यों नहीं बना पाते? ये एक तरीकाकार है कि किसी न किसी तौर पर अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने माजी के हवाले भी दिए, 1973 जब ऑयल को एज अ वेपन यूज़ किया, 57 अगर 57 मुस्लिम मुल्क हैं, इनके पास कोई ताकत, कोई इख्तियार, कोई बात कहना, कोई सुन ले, ये क्यों नहीं बन पाता प्रेशर? बेसिकली शहजाद साहब ने एक आधा जो मिसरा बोला है ना, उसके अलावा मैं उनकी किसी बात से इत्तेफाक नहीं करता कतअन। वो टूटा पजा मिसरा लामा इकबाल का है जुर्मे ज़ईफ़ी की, वो है कि पहली बात आपको मैं गुजारिश करूं, इस तंजीम का पीछा छोड़ दें, इसको माफ़ कर दें, क्योंकि जैसा आपका आलम इस्लाम है वैसी ही उसकी तंजीम है, पहली बात। दूसरी, अल्लामा इकबाल का ये जो मिसरा है ना, ये शायरी है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात, बाकी सब ढकोसले हैं। एक मेरा शेर इन ताज़ा तरीन सूरत हाल पे मेरा एक मजमूआ मैंने दिलचस्पी नहीं ली, एक आखिरी ये काम भी कर जाना चाहिए, कमज़ोर हूँ बहुत मुझे मर जाना चाहिए। ख़त्म। इंडिविजुअल्स ही नहीं ख़त्म होते, कौम भी ख़त्म होती हैं। मेरी ये अच्छा 2 शायरी। अब सुनो उर्दू मुहावरा, कमज़ोर का गुस्सा, ये बेसिकली अरबिक का मुहावरा है जो उर्दू में बड़ा मुस्तमल हो गया, लेकिन ये ओरिजिनली अरबिक का है कि कमज़ोरों के गुस्से निदामत और शर्मिंदगी पे ख़त्म होते हैं। पंजाबी का एक मुहावरा सुन लो, रब नेड़े के कसून, अंग्रेजी कहती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बाकी जितनी मर्जी थेरीज पेश कर लो, सवाल ही नहीं पैदा होता। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिनिश्ड। ये न कर लो, वो कर लो, तो फलाना, कोई तंजीम क्या, अब OIC तो फलाना सी तो टमकाना सी। और बात सुनो, OIC की बात, ये ठेकेदार है आलम इस्लाम के। आलम इस्लाम का कौन सा मुल्क है जो खुद अपने अवाम का ठेकेदार है? खुद अपने अंदर अपने अवाम के साथ क्या करते हो आप लोग? आप सारे माशाल्लाह डेमोक्रेसी के आशिक हो, मैं तो थूकता भी नहीं इस पे, लेकिन कहां है बताओ? अभी इन्होंने कहा 57 मुल्क 56 मुल्क, किसी एक में बताओ मुझे। जाने दें, हवाई बातें छोड़ दें, अब तक पल्ले नहीं है। मैंने आप ही के प्रोग्राम या अपने मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में कहा था, जिस दिन ये काम हुआ अगले दिन ही प्रोग्राम था, पता नहीं शायद बादशाह आपका था, मैंने कहा था कि जो आगाज है जी बिल्कुल कहा, दुआ करो। हाँ बस उसमें सारा मैं जो कुछ हो रहा है। साहब आप मायूसी बहुत ही ज्यादा, इंडोनेशिया और तुर्की में भी जमहूरियत है, दुनिया चले यहाँ नहीं है मगर दुनिया तो इंसानियत की बात करती है। यार पता है मुझे कैसी जमहूरियत है, कितनी बार गए हो, बात कर लो तो यूनाइटेड नेशन भी ना। अच्छा चले गुफ्तगू आगे छोड़ो, ये ढकोसले हैं। वीटो पावर क्या है? मैं गुंडा हूं तो दोगला मेरे पास है वीटो पावर। ये यूनाइटेड नेशंस, बात सुनो, ये आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, पहले लीग ऑफ नेशंस थी, उसने कौन सी तोप चलाई थी जो ये चलाएगा? ठीक है, ये सब लोगों के नखरे हैं, होश करो। पिछले बात सुनो जी,
पिछले 10 साल में साइंटिस्ट निकालो, प्योर, मैं साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं, टॉप के, एक मुसलमान हो मेरी गर्दन उतार दो। चलेंगे पल्ले नहीं तेला कर दी, फिर दी मेला मेला, इज्जत चाहिए, यूं कर लें वो कर लें, क्या कर लें, मफलूज माजूर अपाज, क्या कर ले वो? ठीक है, दुनिया कुछ नहीं है, इसका ये झूठ है, फ्रॉड है, सवाए ताकत के कुछ नहीं है। मुझे लगता है इनकी औलाद ही नहीं है। अब सार साहब, जो कुछ दुनिया इस वक्त देख रही है, गाजा से जो कुछ सामने आ रहा है, ना ओआईसी किसी काम की, ना यूनाइटेड नेशन कुछ कर सकता है, ना काम इदारे हैं, तो फिर इंसानियत जो दुनिया को प्रीच की जाती है ये बड़े बड़े मुल्कों से, सब ढकोसला और झूठ है क्या? बिल्कुल झूठ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो इस्लामिक ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, उनमें जो कुछ भी प्रीच किया जा रहा है वो ढकोसला और फ्रेब है। और जो बात की है ना हसन निसार साहब ने, देखें इस्लामी जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उसमें एक डिस्कनेक्ट है उनकी रूलिंग एलीट में और उनके अवाम में, बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट आ चुका है, ये कई सालों से चल रहा है। और बीच में ये फटने लगा था और उसमें मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के रूलर्स, उन्होंने काफ़ी काम किया और ये थोड़ा बेहतर हो रहा था। फिर सऊदी अरब और ईरान का जो मुआहिदा हुआ उससे भी ये चीज़ नीचे जाने की उम्मीद पैदा हुई थी। लेकिन ये जो अभी जो जंग हुई है ना, गजा पे जो हमला हुआ है इसराइल का, जिस तरीके से जी अभी तक इस्लामी ममालिक के सरबराहों को इस बात का इदराक ही नहीं है कि कितना लावा पक चुका है अवाम के अंदर, और इसका अंदाज़ा वेस्टर्न ममालिक को हो चुका है। इसीलिए वो इसको अब इस्लाम और सलीब की और यहूदियों की जंग समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मुस्लिम ममालिक के अवाम का मिजाज पता चल चुका है, उनके सेंटिमेंट्स भी पता चल चुके हैं। और अगर आपने इंटरव्यू सुना हो फ्रांस के साबिक वज़ीर आज़म का, अभी कल परसों वो आया है, उसमें उन्होंने ऑक्सीडेंटलिज्म को बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। उन्होंने वेस्ट को वेकअप कॉल दी है कि हम लोग जिस ख्वाब में रह रहे हैं ना, दुनिया बदल गई है, दुनिया हमारे डबल स्टैंडर्ड देख रही है कि यूक्रेन पे हमारी और पॉलिसी है और गजा पे हमारी और पॉलिसी है। मुझे तकलीफ जो है ना कि चीन और रूस की तरफ देख रहे हैं मुस्लिम ममालिक को, तू ये कुछ कर दे, वो कुछ कर दे, खुद क्या क्या कुछ कर सकते हैं उस पर ना कभी सोच रहे हैं ना सोचा है। लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों के लिए। ये जो कुछ गजा में हो रहा है, इतना मैं एग्री करता हूँ उस साबिक फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर से, और ये कब मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को एहसास होता है मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अगर ये एहसास हो गया तभी बेहतरी आ सकेगी, वरना ये मुस्लिम ममालिक में भी इसके असरात बहुत ही खौफनाक होंगे। ज़ैगम साहब, रूलिंग एलीट मुस्लिम ममालिक की है या फिर दुनिया की रूलिंग एलीट है? जंग बंद करवाने में नाकाम हो गई है, 3 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो रहा है, क्यों नहीं जंग बंद करवा पा रहे हैं? इसराइल की इतनी ताकत और इख्तियार है कि पूरी दुनिया एक तरफ है। देखिए, मुझे हसन निसार साहब की ब्रूटल गुफ्तगू से मुकम्मल इत्तफाक है। दुनिया बड़ी बेरहम जगह है और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में कोई असूल नहीं होता। वो कहते हैं कि स्टेट्स आर नॉट मॉरल एंटिटीज़, रियासतें अखलाकियात पे चलती नहीं हैं, दुनिया ताकत पे चलती है। सबसे पहले माशी ताकत और उसके बाद आपकी दिफाई और स्ट्रेटजिक ताकत। उन्होंने जमहूरियत का सवाल उठा के हमें चैलेंज किया, हम जमहूरों को बड़ा ठीक चैलेंज किया। फ़लस्तीन में बताइए, जिसने फ़ैसला किया एक तंजीम ने कि अब हमें इसराइल से जंग लड़नी चाहिए। गज़ा पे 17 साल से कब्ज़ा करके बैठे हैं, 17 साल से इलेक्शन नहीं हुआ था। वेस्ट बैंक से भी मशवरे की ज़रूरत नहीं थी। वेस्ट कैसे कह दे कि फ़लस्तीनियों की जंग है? वेस्ट बैंक तो शामिल ही नहीं है, वहाँ पे अलग तरह की डिक्टेटरशिप है, उससे भी मशवरा नहीं था। खुद प्रॉक्सी है ईरान की, और फैसला किया और जंग छेड़ दी। एक ऐसी जंग इसराइल के साथ जब पूरे अरब मुल्क मिलकर भी 3 दफ़ा लड़े तो हारे, और एक तंजीम फैसला करती है कि अजदहा को घर लेकर आना है। तो कितनी बड़ी एक मुश्किल है। और सवाल हम उठा रहे हैं ओआईसी से। बिल्कुल ठीक कहा हसन निसार साहब ने, ओआईसी क्या चीज़ है? ये कोई खिलाफत तो नहीं है।
और जब खिलाफत थी तो भी 3-3 खिलाफतें होती थीं। बगदाद में अब्बासी बैठते थे, सुभान अल्लाह, काहिरा में फातिमी होते थे, स्पेन में उमवी होते थे, एक दूसरे के गले काट रहे होते थे। तो OIC किधर से खिलाफत बन गई? ये तो ना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है और ना इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म है। कौन है ये सर? ये तो कम्युनिटी ऑफ फेथ। देखिए ये इसकी उम्मत की अपनी अहमियत ज़रूर है। ये कम्युनिटी ऑफ फेथ है, बिलीवर्स का एक ग्रुप है, इकट्ठे हज करते हैं, इकट्ठे हरम मक्की में जाते हैं, हरम मदनी में जाते हैं, इकट्ठे रोज़े रखते हैं। खूबसूरत ताल्लुक़ है जिससे बहुत से फ़ायदे भी उठाते हैं। लेकिन ये समझना कि ये इकट्ठे पॉलिटिकली एक्ट करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। इसमें भी ये सवाल मौजूद है कि इस वक्त हमास ने क्या ये काम अज़ खुद किया, या जो अरब और ईरान के दरमियान में तनाज़ा है उसमें कुछ करने के लिए उसने ये काम शुरू किया। बैनुल-अक़वामी सियासत पर और मिडिल ईस्ट की सियासत पर असरअंदाज होने के लिए इतना बड़ा फ़ैसला खुद से कर लिया। ठीक, देखिए जो सियासी प्लेटफॉर्म है वो अरब लीग है जिसने 3 जंगें लड़ी हैं, लेकिन दुनिया का नक्शा बदल गया। सबसे पहले सद्दाम हुसैन ने नक्शा बदल दिया और सद्दाम हुसैन की फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने हिमायत कर दी अपने मोहसिनों के ख़िलाफ़। फिर अल-कायदा ने दुनिया का नक्शा बदल दिया है। इस वक्त कोई मुसल्लह जिद्दोजहद हराम हो चुकी है। फ़लस्तीनियों को अल-कायदा जैसी तंजीमों ने बर्बाद कर दिया, कश्मीरियों को बर्बाद कर दिया। इस वक्त तो दानिश की ज़रूरत है। और अगर इसराइल से निपटना है तो फिर हिकमत से निपटना होगा, मिलकर निपटना होगा और अरबों को निपटना होगा। देखें ये अरब इजराइल तनाज़ा है, हमने हमेशा अरबों का साथ दिया है और देंगे, क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक मफादात भी हैं, हमारी जज्बाती ताल्लुक़ भी है, फ़लस्तीन से भी हमारा जज्बाती ताल्लुक़ है। लेकिन ये अरब जब मिलकर कोई फ़ैसला करेंगे कि किस तरीके से निपटना है, क्या करना है, उसमें साथ फ़लस्तीनियों को खड़ा होना होगा, उसमें हमें साथ जाना होगा। ये कैसी खुदकुशी है? सही, मजलूम है, कोई शक नहीं, बहुत मजलूम है। हमारा आंखें खून के आंसू रोती हैं, लेकिन क्या मजलूम में दानिश नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, मजलूम में तो दुगनी दानिश होनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। क्या हमास जैसी तंजीमों के हाथ में इस मजलूम कौम की किस्मत होनी चाहिए जो फ़लस्तीनी है? ठीक है, क्या वो रिप्रेजेंट भी करते हैं उनको? तो बहुत दुख की बात है, बहुत ब्रूटल जगह है दुनिया, बहुत बड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन OIC से किसी दवा की कोई दवा की तवक्को नहीं। दानिश और हिकमों को इस मामले से निकलना होगा, मगर दूसरी तरफ जो रूलिंग एलीट है दुनिया की, उसको भी देखना होगा कि माशी और दफाई ताकतें अगर इस तरह के फैसले करेंगी सर्वाइवल के, तो फिर रोबोट और टेक्नोलॉजी बचेगी, इंसान का बचाव मुश्किल हो जाएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।